बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो न्यूटन फार्मूलेट ए लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने एक फार्मूला दिया या एक फार्मूला बनाया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब वो फार्मूला करता क्या था कि टू डिस्क्राइब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लगने वाली फोर्स है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान जो लगने वाली फोर्स है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने लॉ फार्मूला दिया जिसे हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और उसको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह करते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज देयर सेंटर्स। तो ये जो अब इस फार्मूले का मतलब क्या है कि सॉरी, इस डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो डिपेंड करेंगी मासेस के प्रोडक्ट पर, के द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब जो इनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स होगी वो इन दोनों के मासेस पे डिपेंड करेंगी। जितना ज़्यादा इनका मास होगा उनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से हम इसके फार्मूले को भी ऐसे ही डिराइव करते हैं कि जो फोर्स थी डेफिनेशन से ही करते हैं कि फ़ोर्स को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं किसकी, दोनों के मास की प्रोडक्ट की। यही वो भी कह रहा है कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फोर्स को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिए दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का। उसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इन दोनों के सेंटर्स से जो डिस्टेंस बन रहा है वो आर, और उसका स्क्वायर तो उसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से ये दो इक्वेशन बनती है कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के मासेस पर और उसके दरमियान डिस्टेंस पर, और उस डिस्टेंस का हम स्क्वायर लेते हैं। हम ये ओके। अब यहाँ पे ना आप एग्जांपल के तौर पर मैग्नेट भी ले सकते हैं कि जब दो मैग्नेट को आप करीब लेके आएँ तो उनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उनको दूर करें तो वो फ़ोर्स भी आपको कम फील होगी। तो इस तरह यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो उनके दरमियान लगने वाले फ़ोर्स का बिहेवियर भी सेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन revolutionized our understanding of the physical world and provide a mathematical from। अब यहाँ से जो न्यूटन्स ने ला दिए थे वहाँ से एक हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंडिंग थी वहाँ पे एक रिवोल्यूशन आई, मतलब एक इनकलाब आया या एक नया दौर का आगाज़ आया जिससे हमें एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क मिला। न्यूटन ने मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया कि पहले जो सिर्फ एक थियोरेटिकल बातें थी, अब उसको न्यूटन्स ने एक फ्रेमवर्क दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया फॉर एक्सप्लेनिंग द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। और उसी के ज़रिए हम जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के मोशन हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे पास जैसे कि जितने भी स्पेस में बॉडीज़ हैं, जैसे हो गए प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, स्टार्स हो गए, इन सब को हम एक साथ ही सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और यहीं से क्लासिकल मैकेनिक्स का आगाज़ हुआ एंड हेल्प टू एक्सप्लेन मैनी फिनोमेना इन नेचुरल वर्ल्ड। और इसी तरह जितने भी कुदरती फिनोमेना से दुनिया में उसको हमने इसी के ज़रिए एक्सप्लेन किया, जैसे कि फ्रॉम द टाइड काज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। इस तरह जो टाइड्स बनते हैं, मतलब समंदर में मौजे बनते हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, कि जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से समंदर में जो मौजें बन रही हैं वहाँ से लेकर टू द ऑर्बिटिंग ऑफ प्लैनेट एंड अराउंड द सन। और इसी तरह प्लैनेट्स के जो रिवॉल्यूशन है, प्लैनेट्स का जो रिवॉल्व है अराउंड द सन, वहाँ तक हमने इस चीज़ों को अंडरस्टैंड किया किसके ज़रिए, न्यूटन लॉज के ज़रिए। अब नेक्स्ट, टुडे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज स्टिल यूज एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और आज भी फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में जो न्यूटन लॉज है उसको हम एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक बेसिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो जो बेसिक हमारी स्टार्ट होगी या स्टार्ट में हमें जो टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे वो क्या होंगे, न्यूटन्स लॉज ही होंगे। ऑल दॉट इट हैज़ बीन रिफाइंड एंड एक्सपेंड अपॉन बाय लेटर थ्योरीज
और इसी तरह ये जो न्यूटन के लॉज थे ये बाद में एक्सपेंड हो गए, मतलब इसमें मज़ीद एडिशंस होगी बाद की थ्योरीज़ की, जो कि पेश की थी किसने, सच एस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जो आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश की जनरल रिलेटिविटी के, उसके साथ फिर एडिशन हो गए, इनमें रिफाइनिंग भी हुई और एक्सपेंडिशंस भी हुई इन लॉ में। लेकिन जो बेसिक लॉ हैं, जो एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स की बेस हैं, हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो न्यूटन के 3 लॉज ही हैं। अब नेवरथलेस न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन रिमेन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोर्स डेट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो इसके अलावा हम आज भी जो मोशन के बारे में जितनी भी स्टडी है या हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखने वाली चीज़ है वो न्यूटन के लॉज ही हैं। अब न्यूटन के डेफिनेशन को यहीं पे दोबारा एक्सप्लेन किया गया, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं कि कंसिडर टू स्पेरिकल बॉडीज़ ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो दो बॉडीज़ लिए गए जिनके दरमियान जिनके जो मासेज है वो m1 और m2 हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस वो r है। बाय डिफाइनिंग न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ही हो रहे हैं, बाय डिफिनीशन ऑफ न्यूटन लॉ, जो न्यूटन लॉ की डिफिनीशन से उसकी अकॉर्डिंग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो जो फोर्स थी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी दोनों के मासेस के प्रोडक्ट की इक्वल। तो मास m1 भी लिया, मास m2 भी लिया, दोनों को प्रोडक्ट लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लिया किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो जो कांस्टेंट था वो आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ से हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और इसी तरह नेक्स्ट है ये जो कांस्टेंट है जी की वैल्यू कांस्टेंट है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर kg स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन स्पेसिस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या होगी, एक तो वो अट्रैक्टिव होगी और दूसरी वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। मीडियम मतलब कि अगर इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई भी मीडियम हो, चाहे वो एयर हो या वाटर हो या कोई या वैक्यूम हो, कुछ भी ना हो, तो वो फोर्स वहीं कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इट डिक्रीज बाय ए फैक्टर 4 व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज बाय ए फैक्टर 2। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। क्यों इनवर्स स्क्वायर फोर्स, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इट डिक्रीज बाय ए फैक्टर 4 व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज बाय फैक्टर 2। जब डिस्टेंस का इंक्रीज होगा फैक्टर 2 पे, तो इसकी जो फोर्स है वो क्या होगी, फैक्टर 4 पे डिक्रीज होगी। अब ये क्यों होता है कि जब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो जो फोर्स होगी वो 1/4 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट सेम इट इज़ यही बात है, इट डिक्रीज बाय फैक्टर 9 व्हेन इंक्रीज बाय फैक्टर 3। और ग्राफिकली भी हमें दिखाया गया कि ग्राफिकली जब डिस्टेंस r था, फॉर एग्जांपल अगर ये इन फोर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है r है, यही डिस्टेंस रहे, तो उस वक्त जो फोर्स थी वो f थी। लेकिन जब हमने डिस्टेंस इंक्रीज़ किया 2r किया कि इस डिस्टेंस को जितने r पहले थी इसको डबल करके 2r कर देते हैं, तो उस वक्त फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी किस फैक्टर से, 1/4 पे 4 पे। और इसी तरह जब 3r करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी 1/9। अब सिंपल है ना, आप जब r स्क्वायर है यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, जब 3 होगा तो 1/9। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। हाँ ये वही बात लिखी कि इन अ प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो वही ग्राफ के बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ फोर्स और दूसरी तरफ डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सो इफ़ द फोर्स ऑन मास m2 caused by
मास m1 इज़ f21। अच्छा, अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मासेज है m1 और m2। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं कि फोर्स हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो इसका मतलब ये जो बाल m1 है ये भी m2 पे फोर्स लगाएगा इस बाल पर, और सेम इट इज़ ये ऑब्जेक्ट या बॉल फोर्स लगाएगी इस ऑब्जेक्ट m1 पर। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो m1 फोर्स लगा रहा है m2 पे, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो 1 की वजह से जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में किस पर, 2 पे, तो ये F21 रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्स ऑन 2 बाय 1। सेम इट इज़ यहाँ पे ये जो फोर्स एरो रिप्रेजेंट करे ये फोर्स लग रही है इस बॉल की वजह से कि फोर्स ऑन 1 बाय 2। तो दोनों के एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन लग रही है। कैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये फोर्स लगा रहा है इस पर इस डायरेक्शन में। सेम इट इज़ ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा इस पर लेकिन इस डायरेक्शन में। अब आ जाए बुक में नेक्स्ट है, सो इफ़ द फोर्स ऑन मास m2 caused by m1 is f21 and there is also a force on mass m1 caused by m2 which is f102, these factors are equal in magnitude but opposite in direction। ये जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। Therefore we can conclude that force acting on two objects due to gravitational force demonstrate action and reaction making a pair। तो ये हमें ये फोर्सेस जो हैं बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आती हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन लग रही हैं लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड है। तो द फोर्स F1 एंड टू F21 कैन बी मैथमेटिकली इक्वेट एस। तो हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि F1 और 2 फोर्स क्या है, इक्वल है F21 के लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा नेक्स्ट है, these two forces act like action and reaction which are equal to each other in magnitude but opposite in direction। सेम वही बात कि दोनों फोर्स ऐसे एक्ट करती हैं कि ये एक्ट करती हैं किसकी तरह, एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह, न्यूटन थर्ड लॉ की तरह कि दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड है या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो इट मीन्स डेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इसे एग्जांपल के तौर पर भी ले सकते हैं किसके, न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल के तौर पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में के जो दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे पर वो अपोजिट इन डायरेक्शन बट equal in magnitude। Thank you so much।